मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। फसल की जब बढ़वार होती है तो हम कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं, चाहे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, इन सभी का हम प्रयोग करते हैं और ये आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और निश्चित रूप से इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का फसल की बढ़वार पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमें उपज भी अच्छी मिलती है। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग में हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा हमें नुकसान हो जाएगा। और हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिस कारण से हमें ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, इनके प्रयोग का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। फिर हम कुछ और उपाय करने लगते हैं, जबकि वास्तविक रूप से इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बनी रहती है। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूँगा कि हम कैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। वो तभी हो सकता है जब हम कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात तो हमें सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम इसको सूक्ष्म क्यों कह रहे हैं। पोषक तत्व तो हैं, इनको हम सूक्ष्म क्यों कह रहे हैं? सूक्ष्म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पौधों को इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए हम 120 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर डालते हैं, मतलब 48 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ तक डालते हैं। 24 किलोग्राम फास्फोरस हम प्रति एकड़ डालते हैं। बहुत किलोग्राम में बहुत ज़्यादा मात्रा डालते हैं, लेकिन कुछ तत्वों की आवश्यकता फसलों को बहुत कम होती है। आधा किलो, 500 ग्राम, 400 ग्राम एक हेक्टर में इतनी ज़रूरत रहती है। 700 ग्राम प्रति हेक्टर इतनी कम ज़रूरत रहती है। तो इनकी मात्रा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर इनकी मात्रा 1.5, 2, 3 किलो हो जाए तो फसल पर इसका विपरीत प्रभाव आने लगता है, फसल जलने लगती है। तो एक तरफ तो इनकी मात्रा कम चाहिए, दूसरी तरफ ये समस्या होती है कि जरा सी भी इनकी मात्रा बढ़ गई तो पौधों पे प्रभाव उल्टा हो जाता है, पत्तियां जलने लगती हैं, पौधे पे विपरीत प्रभाव आता है। तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनके प्रयोग में हमें इस बात का ध्यान रखना है, ना तो इनकी थोड़ी सी कमी हो, ना ही थोड़ी सी अधिकता हो। ये विष का काम करने लगते हैं, ज़्यादा हो जाए तो विष बन जाते हैं। कॉपर ज़्यादा बन जाए तो विष बन जाता है। जिंक ज़्यादा बन जाए तो पौधों की वृद्धि को रोक देता है। तो हमें इनके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी है। तो हमको पहला प्रयास ये करना है कि जरा सी भी इनकी मात्रा ज़्यादा ना जाए और जितनी ज़रूरत है उतनी ही जाए। तो हमको सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि पौधों में जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं, कमी के लक्षण आ रहे हैं, उसकी पहचान हमको पूरी तरह होनी चाहिए। अगर वो जिंक की कमी के लक्षण है तो हम जिंक ही डालें, कॉपर ना डालें, क्योंकि कॉपर तो सामान्य होगा, हमने कॉपर और डाल दिया तो वो उससे पौधे पर विपरीत प्रभाव आएगा। अगर आयरन, लोहे की कमी आ रही है तो लोहा ही डालें, जिंक ना डालें। फिर जिंक का स्प्रे कर देंगे तो जिंक की अधिकता हो जाएगी, जबकि आयरन की कमी बनी रहेगी, तो पौधे को दोहरा नुकसान हो जाएगा। एक तो हमें आयरन की कमी पौधा देख रहा है, दूसरा उसे जिंक की अधिकता हो गई। तो पहला तो काम आपको यही करना है, हर पोषक तत्व की कमी को, लक्षण को पहचानने का प्रयास करें। वास्तविक रूप से वो कमी है या नहीं है, तभी आप उसका प्रयोग करें, अन्यथा उसका प्रयोग ना करें, आपको नुकसान हो जाएगा। पहली बात आपको ध्यान ये रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के दो तरह के उर्वरक आते हैं, एक चिलेट वाला आता है और एक सामान्य साल्ट वाला आता है, सल्फेट वाला आता है, सामान्य लवण वाला होता है। तो हमको अच्छे रिजल्ट तभी मिलते हैं जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के चिलेट ज़मीन में डालते हैं। चिलेट्स का अच्छा प्रभाव ज़मीन पर डालने पर आता है। और जो साल्ट वाले होते हैं, सल्फेट वाले जो होते हैं, लवण वाले जो हैं, सल्फेट है, इनका प्रभाव जब पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तभी आता है। जिंक सल्फेट को हम दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पत्तियों पर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम जिंक ईडीटेड का प्रयोग करना चाहते हैं तो मिट्टी में डालेंगे बुवाई के समय, तभी हमें इसका प्रभाव नजर आएगा। कॉपर का हम चिलेट डालें, स्प्रे करें, तब उसका प्रभाव अच्छा नजर आएगा। आयरन के हम चिलेट डालें तभी हमें उस प्रभाव नजर आएगा। तो चिलेट वाले जो हैं आप जमीन के अंदर डालें, बुवाई के समय बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। और अगर हमको स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, तो सल्फेट वाले डालें। जिंक सल्फेट का स्प्रे करें, फेरस सल्फेट का करें, मैग्नीज सल्फेट का करें, कॉपर सल्फेट का स्प्रे करें, तभी हमें इनके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं कि अच्छे रिजल्ट्स के लिए चिलेट वाला हमें बुवाई के समय डालना चाहिए और सल्फेट वाला तत्व हमें छिड़काव में डालना चाहिए। और जिंक सल्फेट को हम दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर आपके पास सल्फेट वाला स्प्रे के लिए नहीं है तो चिलेट वाला भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे जितने सल्फेट वाले के आते हैं। तो आपकी प्रेफरेंस सल्फेट वाले पे होनी चाहिए स्प्रे के लिए। तो दो बातें तो ये ध्यान रखनी है कि चिलेट वाला बुवाई में ज़मीन में डालें और सल्फेट वाला हम छिड़काव करें। तीसरा आपको ये जो ध्यान रखना है वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि जरा सी अधिकता विष का काम करती है। तो आप जब स्प्रे कर रहे हैं तो 0.2 से 0.5% तक का ही स्प्रे बनाएं सल्फेट साल्ट का।
इसका मतलब ये हुआ 0.2 का मतलब 2 ग्राम प्रति लीटर और अधिकतम 0.5% मतलब 5 ग्राम प्रति लीटर। आप 0.2 से 0.5 मतलब 2 से 5 ग्राम लीटर तक का आप घोल बना के ही स्प्रे करें। 5 ग्राम प्रति लीटर से ऊपर ना जाएं। कोशिश यही करें कि हम थोड़ा थोड़ा करें, मतलब 2 ग्राम प्रति लीटर का या 3 ग्राम प्रति लीटर का ही स्प्रे करें। जिंक सल्फेट का आप 5 ग्राम प्रति लीटर कर सकते हैं। यदि आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है तो आप इसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर ही स्प्रे करें और 200 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए प्राप्त हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा ना जाए ना बहुत कम जाए। तो 200-250 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए प्राप्त है और 1 लीटर पानी में आपको 2 से 3 ग्राम सल्फेट वाला साल्ट छिड़कना है। और ये अच्छे रिस्पांस तब आएंगे आप इसको 2-3 बार छिड़कें और करीब 10 से 15 दिन के अंतर पर छिड़कें। एक बार में उतना रिस्पांस नहीं आ पाता, दूसरी बार में या तीसरी बार में तो आ ही जाता है। तो 1-2-3 बार आप अगर स्प्रे कर देते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये आप थोड़ी बातों का ध्यान रखें तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बहुत अच्छे रिस्पांस नज़र आएंगे और अच्छी आपको यील्ड मिलेगी और दाने भी अच्छे भरे मिलेंगे। तो मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और इसी प्रकार की चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।